देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसके स्वतंत्रता के पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी है, बहुत लोगों ने बलिदान दिया और बहुत लोगों ने जो है समाज के लिए, लोगों के लिए काम किया। मेरे साथ हैं पंडित रामकिशन, जो वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं। उसके अलावा वो एक बार सांसद रह चुके हैं भरतपुर से और 4 बार जो है वो विधायक रह चुके हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह का वो दौर था जो उन्होंने देखा। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, इसी महीने 8 अगस्त को, और उससे लेकर जो है आज़ादी तक का किस तरह का भारत था, किस तरह का राजस्थान था। ख़ास तौर पर वो भरतपुर के रहने वाले हैं और भरतपुर, अलवर और जयपुर ये वो इलाके थे जहां इस बात का असर जो है आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जो है यहाँ आंदोलन भी हुए और लोग जो है यहाँ लोगों ने प्रजामंडल आंदोलन किए, प्रजा परिषदें बनाई। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह का वो दौर था। जी पंडित जी, किस तरह का दौर था 1942 से 1947 के बीच का? देखिए, 1942 तक हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि देश को आज़ाद होना चाहिए। हालांकि आज़ादी के बाद क्या होगा, कैसा समाज बनेगा, इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं थी। लेकिन जब कांग्रेस ने एक नारा दे दिया था पूर्ण स्वराज का, उसके बाद देश में आज़ादी का वातावरण बना था। उस समय देश, हमारे राज्य की स्थिति थोड़ी भिन्न थी। यहाँ रियासतें थीं और रियासतों में अलग अलग संगठन थे। वो संगठन भी आंदोलन करते थे। पर किस तरह के संगठन थे वो संगठन थे प्रजामंडल, प्रजा परिषद के नाम से काम करते थे, लेकिन उनका सीधा आज़ादी से मतलब नहीं था। उस समय की जो रियासतें थी और उस समय के राजघराने थे, उनके खिलाफ वो आंदोलन था। और उसमें ये धारणा थी कि राजा तो रहे, लेकिन जो मंत्रिपरिषद हो, सरकार हो, उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो राजा को तो कबूल करते थे कि राजा रहे, हाँ। राजशाही भी रहे, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए, ये एक मुख्य मुद्दा था। हालांकि भीतरी भीतरी जो समझदार लोग थे, राजा भी समझते थे कि अंत में हमारे खिलाफ जाएगा, इसलिए वो और ज़्यादा अंग्रेज़ों के साथ, उस समय ज़्यादातर रियासतें अंग्रेज़ों की मदद में थी। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे ख्याल से कि यहाँ की जनता, जो राजस्थान की जनता थी, वो 2 मोर्चों पे जो है आज़ादी के लिए एक तरह से लड़ रही थी, लेकिन क्या आज़ादी का मतलब क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसके लिए जनता के लिए क्या मतलब था आज़ादी? देखिए, मैंने बताई उस समय 2 नहीं बल्कि 3 जगह लड़ रही थी राजस्थान की जनता। यहाँ जागीरदार और थे। जागीरदारों का जो व्यवहार था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था जो किसान विरोधी था, जनता विरोधी था। उनसे नाराज़गी थी। रियासतों के मंडल जो थे, उनकी मांग केवल यही थी कि इस संबंध में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ, कुछ राज्यों ने भागीदारी देना शुरू कर दिया। जैसे भरतपुर में एक प्रजामंडल की मांग पर एक वहाँ की विधानसभा भी बन गई थी। हालांकि उसमें कोई उसके फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, पर उसमें सरकार की तरफ से अफसर होते थे और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी होते थे, और वो प्रतिनिधि अपनी बात सदन में रखते थे। जी, भारत छोड़ो आंदोलन जब नारा दिया गया गांधी जी की तरफ से और पूर्ण स्वराज की भी मांग चल रही थी लगातार, तो यहाँ क्या मतलब था राजस्थान में, जिस इलाके में आप पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं, इस इलाके में खास तौर पर क्या इसका मतलब था भारत छोड़ो आंदोलन? नहीं, मतलब तो इसका ये था कि अंग्रेज जाए, हिंदुस्तान स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता मिलेगी और मिलने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, इसका कोई सीधा दृष्टिकोण जनता की नज़र में नहीं था। ना कोई लक्ष्य था, ना कोई उद्देश्य था। इसीलिए सन 42 के आंदोलन में आपने देखा होगा कि गांधी जी ने नारा तो दिया, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों को उसी दिन से गिरफ्तार कर लिया। उनमें डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी बच के निकल गए, अरुण आसवाली बच के निकल गए, और सारा आंदोलन फिर उनने चलाया था। संगठन के हिसाब से जो नारा दिया था, उतनी तैयारी संगठन की नहीं थी। तो इस इलाके में, जिस इलाके से आप आते हैं, जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ कौन वो लोग थे, कौन झंडा बरदार थे इन आंदोलनों के जो 1947 तक चले? कौन इन लोगों को लीड कर रहे थे? कौन लोगों में ये जागृति ला रहे थे?
देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप थे। जैसे हमारे भरतपुर में आज़ादी के आंदोलन शुरू किया ठाकुर देशराज ने। उसके बाद मास्टर आतिन वहाँ के प्रमुख नेता थे। मास्टर आतिन के बाद राज बहादुर जी थे, जुगल किशोर जी थे, ये सब वहाँ के प्रमुख नेता थे। और एक तरह से उस समय भरतपुर की आबादी शायद 6 लाख के आसपास थी। तो आज़ादी के हिसाब से शायद सब मिलाकर हम छोटे बड़े 50-100 से ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे। तो वो भावनात्मक आंदोलन था, तैयारी वाला आंदोलन नहीं था। इसी तो आप उस वक्त जो है काफ़ी यंग थे, काफ़ी करीब जो है उस वक्त में आप 16 से 22 की उम्र के रहे होंगे, जब 20-22 की जब तक आज़ादी मिली। तो आप क्या सोचते थे आज़ादी के बारे में, क्योंकि आप बाद में राजनेता भी रहे, आपने जो है आप सांसद भी बने, विधायक भी बने, तो आपके अंदर किस तरह की जागृति थी इसको आज़ादी को लेके? और उस वक्त जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, उस वक्त आप क्या सोचते थे देश और दुनिया के बारे में? देखिए, मेरे व्यक्तिगत तौर पर मैं भी कोई ज़्यादा नहीं समझता था। केवल ये समझता था कि गांधी जी, जवाहरलाल जी ये चाह रहे हैं आज़ादी मिलनी चाहिए, और हमारा देश व्यक्ति पूजक देश था। इनके बारे में आज़ादी की चर्चा कम होती थी और इनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा ज़्यादा होती तो थी। क्या इनके महामानव होने की भी ऐसी बातें लोग करते थे? बल्कि गांधी जी के बारे में तो कई गांवों में धारणा थी कि ये तो अंग्रेजी ने बंद कर ही नहीं सकते, और अपने आप लोगों ने बना रखा था, इनको बंद कर दिया, वो तो निकल के आ गए, जेल में से आ गए। तो एक तरह से उनकी महानता की चर्चा ज़्यादा होती थी। इसी तरह जवाहरलाल जी के बारे में कहते थे, इतने बड़ा घर का आदमी है, उसके कपड़े पेरिस धुलने जाते हैं। अब कभी पेरिस धुलने, क्या वाकई ऐसा था कि उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते? नहीं, कोई धुलने नहीं जाते थे। बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसके 4 दरवाजे थे, तो अलग अलग गाड़ी खड़ी रहती, नहीं किस दरवाजे से निकलेंगे तो सब। मिसकम्युनिकेशन का युग जो है उस वक्त भी था, और आज भी जो है ज़्यादा कम्युनिकेशन के साधन होने के बावजूद आज भी है, और उस वक्त भी था। उस समय था अज्ञानता के कारण, और अब ये है ज्ञान के कारण। इसमें फ़र्क है। उस समय तो ये अज्ञानता थी, और आज जानबूझ के मिसकन्फर्मेशन जो किया जाता है, मिसइन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो जानबूझ के दी जा रही है। इसमें ये फ़र्क है, उस समय अज्ञान, और अब जानबूझ के गलत सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। आपने 1942 से 1947 का जो युग था वो भी देखा आपने, आप युवा थे। उसके बाद का भी आपने अब तक का युग देखा है। तो आपको कब लगा कि आज़ादी के बाद कुछ बदलाव हुआ है आपके इलाके में, राजस्थान की राजनीति में, या लोगों के सोच समझ में? देखिए, आज़ादी के बाद तत्काल जो समस्या थी हम सब समझते थे, जनता भी समझती थी, नहीं समझती थी मैं कह नहीं सकता, पर हम लोग समझते थे कि तत्काल इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेकिन आज़ादी आने के बाद जब सरकारें बने, लोकप्रिय सरकार, तो उनने जैसे छोटे मोटे कदम उठाने शुरू किए, पानी का सवाल, सिंचाई की मामले शुरू हुई, तब लोगों को आशा जगी कि अब हमारी स्थिति में सुधार होगा। और वो सुधार अब धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया है। जो एक्सट्रीम गरीबी थी हमारे देश में, एक्सट्रीम गरीबी, उसमें तो कमी आई है निश्चित तौर पर। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष जरूर भयानक है कि गैर बराबरी अंग्रेज़ के टाइम में भी थी, लेकिन जितनी गैर बराबरी आज है उतनी गैर बराबरी उस वक्त नहीं थी। तो आज लोगों की समस्या गरीबी हटे ये तो है ही, संपन्नता है ये तो है, लेकिन सबसे बड़ी आज लोगों के दिमाग में ये है, जब तक गैर बराबरी मिटेगी तब तक समाज में न संतोष आएगा, न शांति आएगी, न प्रगति होगी। आप 99 साल के हैं, आपने एक बहुत बड़ा युग देखा है, भारतीय राजनीति का भी और भारतीय समाज का भी। तो आपको कब ऐसा लगा कि लोग आज़ादी का मतलब समझने लगे हैं, या वो अब अर्थ जानते हैं, या काफ़ी लोग उनमें से जो है अर्थ जानते हैं? नहीं, देखिए, शुरू तो मैंने कहते आज़ादी के बाद ये तो समझने लगे गए थे, लेकिन ये चेतना सबसे ज़्यादा आई 67 में। 67 से ये चेतना इतनी व्यापक हुई है। उसी का नतीजा था कि 67 में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, वो विकास के काम भी कर रही थी, लेकिन जिस रफ्तार से वो काम कर रही थी और जनता जो चाहती थी वो काम नहीं होते थे। तो 67 में ये चेतना ज़्यादा पैदा हो गई थी कि हमारे देश में ये काम होने चाहिए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकारों को बदलो।
और क्या उस वक्त जो है 67 में लोगों को ये समझ में आ गया था कि एक ही पार्टी रूल करेगी या एक ही तरीके के लोग, एक ही संगठन के लोग जो है रूल करेंगे, तो उतना विकास या वो जो जनता चाहती है वो नहीं हो पाएगा? ये बात तो थी, लेकिन दूसरी बात उस समय ये थी खास तौर पर कि उस समय दूसरे राजनीतिक दल भी बन गए थे 67 से पहले। जैसे सबसे पहले हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से सबसे पहले विरोधी दल बना सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये दो पार्टी थी। उस समय जनसंघ वगैरह तो कुछ था नहीं। उस समय तक 67 तक जनसंघ भी बन गया और पार्टियां बन गई। तो 67 में जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, उसके पीछे दर्शन ये था कि अगर ये दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस कभी पराजित नहीं होगी। और कांग्रेस को पराजित करना इसलिए लोग ज़रूरी समझते थे कि जितना हमें विकास करना चाहिए, जिन मुद्दों पे करना चाहिए उस पर कर नहीं पाए, इसलिए उस समय गैर कांग्रेसवाद का दौर चला। और उस दौर को लाने वाले थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। उनने जब गैर कांग्रेस का नारा दिया तो उसका नतीजा हुआ उत्तर भारत की 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई थी। और राजस्थान की भी हालत ये थी 67 में कि हम विरोध में जीतने वाले लोग ज़्यादा थे, कांग्रेस के लोग कम थे। वो तो 2 लोगों ने दल बदल के यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, हरियाणा में सरकार बदल गई, बिहार में सरकार बदल गई थी, मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई। फिर से लौटेंगे हम 1945 के दौर में, 1942 से 1947 के बीच के दौर में। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और लोगों के बीच क्या समझ थी, कौन कौन इसमें लड़ रहा है, दुनिया में कौन कौन से देश लड़ रहे हैं? जर्मनी लड़ रहा है, बाकी जो मित्र सेनाएं हैं वो लड़ रही हैं, जिसमें जो है इंग्लैंड भी शामिल था और बाकी और भी थे। तो लोगों के बीच में क्या राय थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर उस वक्त, क्योंकि हम अंग्रेज़ों से उस वक्त लोग छुटकारा पाना चाह रहे थे? देखिए, उस समय लोगों को इतनी जानकारी, आम जनता की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को छोड़ दो, आम जनता को इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ इटली लड़ रहे हैं कि जर्मनी लड़ रही है। उन्हें तो केवल एक जानकारी थी कि हिटलर लड़ रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उस समय भावना ये थी कि हिटलर जीतना चाहिए, अंग्रेज हारने चाहिए, यानी दुश्मन का दोस्त। बस केवल ये भावना थी कि अंग्रेज हमारे बड़े दुश्मन हैं, इनकी पराजय होनी चाहिए। हालांकि लोगों को जानकारी नहीं थी हिटलर क्या है, उसका दर्शन क्या है, अगर वो आ जाएगा तो उसका तो अंग्रेज से भी ज़्यादा उसका बुरा देश का हाल कर देगा, इसकी जानकारी नहीं थी। बस उन्हें तो केवल एक ही जानकारी थी, जापान जीतना चाहिए और हिटलर जीतना चाहिए, ये आम भावना थी। तो ये मतलब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी भी हद तक लोग जाना चाहते थे। उसके अलावा एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आज़ादी का जो मतलब है, जो आज तक मतलब जितना आपने पूरे जीवन में देखा है, वो आपको सबसे अच्छा दौर कौन सा लगा भारत में, जिसमें लोगों को आज़ादी और जागृति आपको चरम पे दिखी? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। आज़ादी के साथ कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए जहाँ तक विकसित देश हैं। एक ये लोगों की धारणा है, सरकार की धारणा है, ये होती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि विकसित देशों से पहले हमारे सामने जो गैर बराबरी का मुद्दा है, ये हल होना चाहिए। आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो विकास की स्थिति तो बनी हुई है, सारे देश में बन रहे हैं। और जब लोग कहते हैं कि मेरे टाइम में ज़्यादा काम हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। काम तो हर साल होता है, हर सरकार अपने हिसाब से करती है। जैसे आजकल प्रचार किया जा रहा है कि जो काम हुआ है वो 14 के साल के बाद हुआ है। अब क्या फ़र्क का बंद 14 के पहले नहीं बना था? क्या ये बंद नहीं बने थे? तो इस तरह की बात कह के हम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 14 से के बाद उसके मुकाबले में ज़्यादा काम हुआ है। और उसके मुकाबले में ज़्यादा काम इसलिए हुआ है कि हमारे टैक्स का स्ट्रक्चर बदल गया, हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। इसमें भी मनमोहन सिंह ने जो नीतियों का परिवर्तन किया था, उस नीतियों को ही आगे बढ़ा के विकास का काम किया जा रहा है। और अब हमारी आकांक्षाएं जो है विकसित भारत की तक हम पहुंच गए हैं। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी विकास दर आज भी 6-6.5% है।
और विकसित भारत के लिए कम से कम 9% विकास दर होनी चाहिए। और अब जो खतरा है, ट्रंप ने जो मामले लिए हैं, शायद हमारी विकास दर भी घटेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ये तो हुआ समसामयिक जो बातें आप कर रहे हैं। मैं फिर से लौटना चाहूँगा, ऐसी कोई घटना जो आपने अपने जीवन में देखी हो, किसी का बलिदान या किसी व्यक्ति का जो है आज़ादी के लिए जो है किसी के बलिदान के बारे में, या ऐसी कोई रोचक कोई घटना हो जो आप बताना चाहें? देखिए, हमारे खुद के राज्य में रमेश स्वामी नाम के कार्यकर्ता थे। आरंभ में आर्य समाजी थे, बहुत गरीब थे, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और हमारे भरतपुर जिले में एक बेगार विरोधी आंदोलन चल रहा था। बेगार विरोधी आंदोलन, बेगार विरोधी, बेगार के खिलाफ जो बिना पैसे के जो काम करवाया जाता है, उसका एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में हम लोग दो तरह से काम कर रहे थे। एक तो कुछ बड़े नेता थे जिनको सरकार ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, पर बाकी कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए ये काम दिया था कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। तो हम गांव गांव जाकर लोगों को इकट्ठा करते थे और कहते थे फला तारीख को तहसील को घेरेंगे, तहसील में घुसेंगे, राजकाज में बाधा डालेंगे। तो क्या इस तरह का कोई आयोजन किया गया था? हाँ, वो आयोजन किया गया था। और उस आयोजन के तहत मैं और रमेश स्वामी वैर तहसील में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने गए थे। हम जिस दिन गए उस दिन एक निठार गांव में वैर तहसील में रात को हम ठहरे थे। और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे पंडित नथीलाल, उनसे कहा था कि तुम्हें गिरफ्तारी को तैयार होना चाहिए, तुम लोग तैयार करो, तुम्हें तारीख दी जाएगी, फला तारीख को पहुँचना है। हम उसके बाद सुबह दूसरे गाँवों में होकर निकले, वहाँ भी यह संदेश देते गए, लेकिन शाम हो गई थी। शाम होने के बाद जब हम भुसावर में आए, स्वामी जी का गांव भुसावर था, मेरा गांव मुड़िया डलता था। जब हम गांव में आए भुसावर में तो शाम का टाइम हो गया था। स्वामी जी ने मुझसे कहा कि अब तुम हमारे घर जाओ, अपने घर जाओ और कल मिलेंगे, कल आ जाना सुबह और फिर चलेंगे गाँवों में, क्योंकि तुम जानते हो मेरी स्थिति क्या है, मेरे पास तो खाने को इलाज भी नहीं है, मेरी पत्नी का स्वभाव भी ऐसा है, अपमान भी करेगी। और ना तो ये किस चीज के तहत जो है ये आंदोलन हो रहा था? क्या ये आंदोलन इसका हो रहा था कि भरतपुर में जो आजकल घना कहलाता है बर्ड सेंचुरी, इसमें सर्दी के दिनों में बतख का शिकार होता था। और उसमें ये राजघराने के लोग, राजा आते थे, अंग्रेज आते थे। उस समय भरतपुर में वहाँ शिकार होने वाली थी और उसमें राजा शार्दुल सिंह भी जाने वाले थे और लॉर्ड वेविल भी आने वाले थे। उसके विरोध में यह आंदोलन हो रहा था, बेगार बंद करने के विरोध में। और उसी क्रम में हम और रमेश स्वामी जी गाँव में गए थे। जब शाम के टाइम उन्होंने मना किया, मैं चला गया, लेकिन उस समय सरकार ने एक आदेश कर दिया कि जो कांग्रेस के लोग हैं, सत्याग्रह जाने वाले हैं, इन्हें बस में मत बैठाओ। उस समय वहाँ कांग्रेस के कुछ लोग घटते थे, स्वामी जी को पता लगा, वो तो तत्काल वहाँ पहुँच गए और वो गाड़ी में बैठने का आग्रह करने लगे, उनको गाड़ी में नहीं बैठाया। फिर वो बस के सामने लेट गए और बस के सामने लेट गए। अब मुझे पता नहीं कितना देर समझाया, कितनी देर नहीं समझाया, लेकिन अंत में वहाँ के जो थानेदार थे उसने आदेश दिया बस चला दो, और बस चलाने के साथ वहाँ की माई उनका प्राणांत हो गया था। तो ये इस घटना ने जो है लोकल लोगों पे क्या असर छोड़ा? इसका घटना के बाद फिर नतीजा ये हुआ कि आज़ादी तो आनी थी, वहाँ भरतपुर में प्रजामंडल का जो संगठन था और उसके साथ जो शक्ति बढ़ती थी, राजाओं ने ख़त्म कर दी और उसके कुछ दिन ही बाद आज़ादी की घोषणा हो गई थी। उसका असर ये हुआ, जिस तरह यहाँ हुआ था ऐसा ही जैसलमेर में भी हुआ था। जैसलमेर गोपा तो इसी तरह हत्या हुई थी। इस तरह से इसमें जैसलमेर में सागरमल गोपा की बात, हाँ, इसी तरह डूंगरपुर में भी हुआ था। तो रियासतों में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। उस आंदोलन के विरोध में ये कार्यकर्ताओं की कई जगह हत्याएं भी हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का भी काफी प्रमुख योगदान है। काफी लोगों ने, चाहे वो जैसलमेर हो, डूंगरपुर हो, चाहे वो शाहपुरा हो, जो भरतपुर, अलवर और अलवर में जी, तो ये सभी जगहों के जो है इनका बड़ा योगदान। हाँ, बड़ा भारी योगदान ये है कि ये शहीद हुए हैं। नीमचाना में, अलवर में शहीद हुए, भरतपुर में रमेश स्वामी हुए, जैसलमेर में गोबरमल हुए, डूंगरपुर में हुए। ये सब जगह का मिला मिलू के
आज़ादी के आंदोलन में संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो राजस्थान की भूमिका भी उसके अनुपात में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे पंडित रामकिशन जी जो बता रहे थे कि किस तरह से राजस्थान की भी भूमिका जो है आज़ादी के आंदोलन में बड़ी थी और बहुत लोगों ने यहाँ भी बलिदान दिया, प्राणों का भी दिया और अपना जो है समय भी जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी के लिए, आज़ादी के और लोगों में अलख जगाने के लिए भी जो है लोगों ने काफ़ी काम किया। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।